हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी सीजीएल की पीवाईक्यू सीरीज में करने वाले हैं 19 सितंबर की शिफ्ट 1। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं उसमें इमेज ऐड करने की कोशिश की है, क्योंकि इमेज से हमारी जो पिक्टोरियल मेमोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए इमेज से हमें वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, वर्ड्स या फिर रिलेट करने में बहुत इजी होता है, तो हमारी रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम होइस्ट वंस ओन पिटार्ड। पिटार्ड क्या होता है? अब हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी सीजीएल की पीवाईक्यू सीरीज में करने वाले हैं 19 सितंबर की शिफ्ट 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जितने भी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं, शिफ्ट के वोकैबुलरी के सभी क्वेश्चंस में मैंने पिक्चर्स ऐड करने की कोशिश की है, क्योंकि पिक्टोरियल मेमोरी से रिटेन करना ज़्यादा इजी होता है। हमें वोकैबुलरी हम रिलेट कर पाते हैं और वोकैबुलरी याद रहती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम होइस्ट विद वंस ओन पिटार्ड। अब इसमें पिक्चर में देख के आपको लग रहा है ये इंसान परेशान है, और ऐसा लग रहा है कि इसने अपने लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट की है। तो खुद क्रिएट की है और खुद को परेशान किया है, तो इसमें से क्या सूटेबल ऑप्शन है? टू राइज अनएक्सपेक्टेडली, टू गेन फेम अनफेयरली, टू बी रूइंड बाय वंस ओन डिवाइस। ये इसके खुद के हाथ में है और इसने ये इशू अपने लिए क्रिएट किया है। पिटार्ड क्या होता है? पिटार्ड एक तरह का एक बॉम्ब या फिर एक डिवाइस जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे उससे खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है, इसलिए आंसर है टू रूइन, टू बी रूइंड बाय वंस ओन डिवाइस। ठीक है, बाकी सब तो पॉजिटिव है, ये परेशान है, रूइंड है, इसलिए ये हमारा आंसर है। अब ये जो ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना या फिर खुद को रूइन करना, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर oneself, इससे रिलेटेड बहुत सारे इडियम्स होते हैं। तो हम वो सारे इडियम्स एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि इससे रिलेटेड और कौन से इडियम्स हो सकते हैं। एक होता है टू गेट कॉट इन वंस ओन ट्रैप। ठीक है, एक होता है टू गेट द टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन। ठीक है, ये बहुत कॉमन है सारे। अपने लिए खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर जाना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, ये सब उससे रिलेटेड है। एक और बहुत फेमस है टू डिग वंस ओन ग्रेव। ठीक है, ये सब इडियम्स जो हैं, ये सबका एक ही मीनिंग होता है, होइस्ट विद वंस ओन पिटार्ड। ये थोड़ा सा अनकॉमन है और ये तीन बहुत कॉमन है और हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग अ पर्सन हु अवॉइड्स वर्क और एफर्ट। दिख रहा है ये पर्सन यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं स्लगार्ड। स्लगार्ड ये करेक्ट स्पेलिंग है। अब हमारे पास वर्ड आया है तो हम इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। वर्ड है हमारा स्लगार्ड। ठीक है,
अब इसके हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके एंटोनिम्स। क्या क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं? स्लगार्ड का मतलब है लेजी। लेजी का ऑपोजिट क्या होगा? लेजी का ऑपोजिट होगा हसलर हो सकता है, आजकल बहुत कॉमन वर्ड है ये जेनजी लैंग्वेज में। हसलर, डायनामो जो कि एनर्जी से बहुत ज्यादा फिल्ड है, एंथुजियास्टिक अगेन एनर्जी से रिलेटेड। एक और वर्ड है गो गेटर, और एक और है अचीवर। ठीक है, ये सब क्या है? एंटोनिम्स है स्लगार्ड के। अब हम इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं? एक तो बहुत कॉमन काउच पोटैटो कहते हैं हम स्लगार्ड को। स्लगार्ड जो है ना, इसमें दो वर्ड्स और आ रहे हैं। एक आ रहा है स्लगिश, स्लगिश भी लेजी से रिलेटेड है, लेजी तो है ही। और एक स्लगार्ड से एक और वर्ड बनता है लगार्ड। ठीक है, इसका भी क्या मतलब होता है? लेजी, इनएक्टिव। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड है ले अबाउट, जो हमेशा बस पड़ा रहता है, जो बहुत लेजी होता है, ले अबाउट। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसको आप स्लगार्ड से रिलेट कर सकते हो। ये स्पेलिंग की सेंस में यहाँ पे आया था, बट हमने इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब देख लिए। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिफल्जेंट। यहाँ पे रिफल्जेंट में ये दिख रहा है कितनी ब्राइटनेस है, कितनी चीयरफुलनेस है, तो हमें समझ आ गया है कि रिफल्जेंट का मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली, ब्रिलियंटली, रेडियंट, स्प्लेंडर, डाजलिंग। ठीक है, बट अगर ये पिक्चर ना हो, ठीक है, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम मोड में और ये पिक्चर ना हो, हमें नहीं पता अभी मीनिंग, तो हम कैसे करेंगे? हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। अगर हमें मीनिंग नहीं पता तो सारे ऑप्शंस देखेंगे, रेडियंट, ग्लीमिंग, डल, शाइनिंग। अब इसमें रेडियंट, ग्लीमिंग और शाइनिंग, ये तो एक नेचर के वर्ड्स हैं, मतलब ब्राइट है सबका मतलब, और ये डल ही है जो क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंट है तीनों से। तीनों से डिफरेंट नहीं है, बस ये इवन इसका ऑपोजिट भी है। तो ये रिफल्जेंट का सिनोनियम है रेडियंट, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, और ये हो गया हमारा एंटोनियम जिसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है बाकी तीन ऑप्शन से। एलिमिनेशन की टेक्निक जो है ना, वो इतनी यूजफुल है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। मतलब एसएससी की वोकैबुलरी की ब्यूटी है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इतनी जगह काम करती है, हमें अगर आंसर नहीं भी पता, हमने वो वर्ड पहली बार भी पढ़ा है, तब भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसलिए कभी भी वर्ड देखकर स्ट्रेट अवे छोड़ मत दिया करो, कोशिश किया करो एलिमिनेशन लगाने की, लॉजिक लगाने की। ठीक है, बट हाँ, ये बात सच है कि हर जगह नहीं चलती है, बट एटलीस्ट 50 to 60% केसेस में ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, choose the correct semantic fit. The regulatory intervention was regarded as a dash to escalating hostilities between the rival and factions. As a मतलब बहुत ही जोरदार काम किया है उनकी हॉस्टिलिटीज को बढ़ाने में, उनकी प्रॉब्लम्स को एस्केलेट करने में, तो मतलब कुछ डिटरेंट इम्पैक्ट आया है। तो वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो या जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो याद रखना डेटरेंट मतलब स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो जिसका, वो एज अ डिटर्मिनेंट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट की तरह उसने ये हॉस्टिलिटीज को एस्केलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, no sooner had the policy been announced when the opposition not only criticized it but also demanded its immediate withdrawal. इसमें आपको क्या ढूंढना है? एरर ढूंढना है। अब
नो सूनर हैड द पॉलिसी, हैड द पॉलिसी एक टर्म होती है, नो सूनर, नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड विद दैन, नो सूनर के बाद हमेशा दैन आता है, जैसे नॉट ओनली के बाद हमेशा क्या आता है, बट ऑल्सो। अगर ये बट ऑल्सो को चेंज कर देते ना तो हो सकता है इस पार्ट में एरर होता। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, नो सूनर के बाद दैन आता है, इसलिए ये हैड गलत है, यहाँ पे आएगा दैन। तो हमारा एरर है फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट इसका आंसर हो गया, नो सूनर दैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, convert the sentence from its passive voice structure to an active voice structure. The amendments are believed to have been approved by the regulatory authority last quarter. ठीक है, लास्ट क्वार्टर में अमेंडमेंट्स को अप्रूव किया था रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, हमने इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव द अमेंडमेंट्स लास्ट क्वार्टर, इसमें ये बिलीव जैसा टर्म यूज नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। नेक्स्ट है, द अमेंडमेंट्स वर अप्रूव्ड लास्ट क्वार्टर, इसमें तो बता ही नहीं रहे कि किसने किया है, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी नहीं लिखा है इसमें। द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज बिलीव्ड टू हैव अप्रूव्ड द अमेंडमेंट्स लास्ट क्वार्टर, क्या ये ऑप्शन ठीक है? और नेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं, द रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट्स लास्ट क्वार्टर। अगेन इसमें बिलीव जैसी बात नहीं हो रही है, इस सेंटेंस का मीनिंग और इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, टोन है, वो चेंज हो रहा है, तो टोन ऑफ द सेंटेंस जो है वो सिर्फ इसमें मैच हो रही है और ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, इसलिए द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज बिलीव्ड टू हैव अप्रूव्ड, हैव बीन पैसिव में आता है और हैव प्लस V3 एक्टिव में आता है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा पैसेज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पैसेज के क्वेश्चन में अपनी टेक्निक लगाएंगे, हम सारे क्वेश्चंस रीड करेंगे और उनके छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड, व्हाट सेंट्रल आइडिया डज द पैसेज एम्फसाइज अबाउट अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, तो इसमें हमें पता लग गया कि कीवर्ड है सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट, ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है आपको कीवर्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। Why does the author refer to reform movements lacking formal authority? ठीक है, तो इसमें आप बना सकते हो कीवर्ड रिफॉर्म मूवमेंट शॉर्ट में। नेक्स्ट, what risk does the passage associate with conflating authority and legitimacy? तो यहां पे लिख लो सिर्फ रिस्क। नेक्स्ट, what contemporary issue does the passage cite to highlight the authority legitimacy tension? तो इसमें लिख लो authority legitimacy tension। जैसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप भी ऐसे शॉर्ट में ही अपने कीवर्ड्स लिखेंगे और फिर पैसेज पे जाएंगे। What is the author's ultimate recommendation? तो बस लिख लो recommendation। That's it। अब हम अपने पैसेज पे जाएंगे। The relationship between authority and legitimacy। अब हमें ये तो समझ आया क्वेश्चंस पढ़ के कि दो चीजों की बात हो रही है पूरे पैराग्राफ में, वो है अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, ठीक है। अब अथॉरिटी और लेजिटिमेसी होती क्या है? अथॉरिटी होती है पावर और लेजिटिमेसी होती है लोग हमें बहुत लेजिटिमेट मानते हैं, लोगों से जो पावर डिराइव होती है, मतलब कि लोगों ने आप में बहुत ट्रस्ट दिखाया। अथॉरिटी मतलब आपके पास इंस्टीट्यूशनल पावर है, लेजिटिमेसी मतलब आप में लोगों की पावर है, ठीक है, लोग आपको मानते हैं, वो वाली पावर है, ठीक है। इज नाइदर ऑटोमेटिक नॉर एब्सोल्यूट, ये कुछ भी खुद से नहीं आ जाती और ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। दो फ्रिक्वेंटली ट्रीटेड एज इंटरचेंजेबल इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, हम इनको इंटरचेंजेबल मान लेते हैं बट ये बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क में काम करती हैं। किसी इंसान के पास अथॉरिटी हो सकता है लेजिटिमेसी ना हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान के पास लेजिटिमेसी हो बट अथॉरिटी ना हो। अथॉरिटी, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा पैराग्राफ है, ध्यान से पढ़ना।
Authority refers to the recognized right to exercise power, often codified through constitutional and institutional mechanism, whereas legitimacy is rooted in public consent and ethical justification. तो मैंने आपको बताया था ना, ये पावर इंस्टीट्यूशन से या कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की जाती है, ये लीगल पावर है एक तरह से, या लॉ के थ्रू दी हुई है अथॉरिटी, ठीक है। और लेजिटिमेसी क्या है, वो पब्लिक कंसेंट से मिलती है, लोगों ने जो पावर दी है आपके हाथ में वो है। द टेंशन बिटवीन, हमने टेंशन वाली लाइन पढ़ी थी क्वेश्चन में, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी कॉन्स्टिट्यूट्स अ परसिस्टेंट कंसर्न इन पॉलिटिकल थ्योरी एंड सिविक गवर्नेंस, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड है, हम इसको जरूर हाईलाइट करेंगे। इंस्टीट्यूशंस डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम लीगल मैंडेट्स, कहाँ से आती है, जो मैंडेट्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रोसीजरल कॉन्टिन्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से उन्हें ये पावर मिलती है। लेजिटिमेसी कहाँ से आती है, लेजिटिमेसी आती है सोसाइटी के ट्रस्ट से, नॉर्मेटिव अप्रूवल से, लोगों के अप्रूवल से, और ये लेजिटिमेसी जो है ये फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है, कभी है कभी नहीं है, कभी ज्यादा है कभी कम है। Regimes that maintain authority without sustaining legitimacy often encounter dissent. अगर अथॉरिटी होगी, लेजिटिमेसी नहीं रखेंगे, तो उसमें लोग खुश नहीं होंगे, सिविल अनरेस्ट होगा, मॉरली सही नहीं होगा। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं, वो गवर्नमेंट्स जो एनैक्ट करती हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, वो क्या करती हैं, रेजिस्टेंस फेस करती हैं एथिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट, और रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं जो कि इनिशियली अथॉरिटी को लैक करते हैं और लेजिटिमेसी होती है उनमें। जैसे कि कोई भी आंदोलन हुआ, वो आंदोलन में अथॉरिटी नहीं होती है, कोई भी लोग उसे नहीं दे रहे हैं, बट लेजिटिमेसी होती है, लोगों का पावर होता है। जैसे कि अन्ना आंदोलन, उसमें कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं थी, बट लेजिटिमेसी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो इतना बड़ा बना। थ्रू कलेक्टिव एंडोर्समेंट एंड मॉरल परसुएशन, दिस डिस्टिंक्शन की भी हमने बात की थी कि अथॉरिटी डज नॉट इनवेरिएबली कमांड लेजिटिमेसी, दोनों बहुत डिफरेंट है। लेजिटिमेसी कैन एट टाइम्स चैलेंज एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी, नेवरदलेस conflating the two concepts can undermine this balance. The plural societies, diverse constituencies interpret legitimacy through varying cultural, ideological and historical lenses. Legitimacy को अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेंसेस से देखा जाता है। If authority were to enforce a singular conception of legitimacy, it might suppress dissent. अगर हम अथॉरिटी को एनफोर्स करेंगे, लेजिटिमेसी को अवॉइड करेंगे, तो डिसेंट होगा, सप्रेस होगा, लोगों का डिसेंट होता है कि लोग कंसेंट नहीं देंगे, डिसेंट हो जाएगा। कंसेंट का ऑपोजिट होता है डिसेंट। और क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस की न्यूट्रलिटी को खतरा होगा, वो खत्म हो जाएंगी, फिर लोग अनबैलेंस सा अपना जजमेंट्स देंगे। जैसे कि कोर्ट के पास जो इंस्टीट्यूशनल पावर है वो न्यूट्रल नहीं रहेगी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी डिबेट सराउंडिंग सर्विलेंस, डिजिटल गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन फर्दर इल्यूमिनेट दिस डायनामिक, ठीक है। ये सब चीजें उसको फर्दर एम्पलीफाई करती हैं, बढ़ाती हैं। लीगल ऑथराइजेशन में परमिट सर्टेन एक्शन, येट पब्लिक लेजिटिमेसी में क्वेश्चन दीज एथिकल रैमिफिकेशंस। देयरफॉर अ रेजिलिएंट political system must harmonize institutional authority with evolving standards, which remains vigilant participants in shaping both, ठीक है। और लोग भी विजिलेंटली देखते हैं दोनों चीजों की तरफ। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या एम्फसाइज है अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को लेकर, बताइए क्या एम्फसाइज है। अथॉरिटी ऑलवेज गारंटीज लेजिटिमेसी, नहीं ये तो गलत है। They are distinct and not always aligned, जरूरी नहीं है ऑलवेज, एब्सोल्यूट वाले जो होते हैं ना कि ऑलवेज दिस ऑलवेज दैट नेवर, इन सब ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर वो स्ट्रांगली नहीं मेंशन आपके पैराग्राफ में, तो वो आंसर्स नहीं होते हैं। ऐसे जो शार्प टर्म्स होती है ना, ऑलवेज, नेवर, इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जनरली ये आंसर्स नहीं होते हैं ऑप्शंस में, जब भी होते हैं ये बहुत जरूरी चीज है, इसको याद रखना, ठीक है। Legitimacy is legally enforced.
नहीं। अथॉरिटी रिप्लेसेस एथिकल स्टैंडर्ड्स? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? हमेशा अलाइन नहीं होते हैं बट अलाइन तो होते हैं एट टाइम्स, ठीक है। तो दे आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट ऑलवेज अलाइंड। बहुत ध्यान से पढ़ने हैं ऑप्शंस, ऑलवेज और नेवर वाले, ठीक है। उनमें आंसर्स छुपे भी हो सकते हैं और वो कई बार आउटराइट रिजेक्ट भी हो सकते हैं। हमने बाकी ऑप्शंस पढ़े, वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रहे थे, तब हम मोस्ट सुटेबल ऑप्शन पे आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर रेफर टू रिफॉर्म मूवमेंट्स लैकिंग फॉर्मल अथॉरिटी? रिफॉर्म मूवमेंट में फॉर्मल अथॉरिटी क्यों लैक करती है? क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को? नहीं। रिफॉर्म मूवमेंट तो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। टू इलिस्ट्रेट अथॉरिटीज परमानेंस? नहीं, परमानेंस तो होती ही नहीं है, परमानेंस जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। टू डेमोन्स्ट्रेट लेजिटिमेसी इमर्जिंग विदाउट ऑफिशियल पावर? लेजिटिमेसी दिखाते हैं ना, हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अन्ना आंदोलन इतना बड़ा कैसे बना, क्योंकि उसमें लेजिटिमेसी थी, लोग इन्वॉल्व थे, लोगों की पावर थी, ठीक है। इसलिए लेजिटिमेसी को वो दिखाते हैं, फॉर्मल अथॉरिटी का उससे कोई लेना देना नहीं होता। व्हाट रिस्क, अगर हम दोनों चीजों को, कॉन्फ्लेटिंग वाले टर्म हमने पढ़ा था, अगर हम दोनों चीजों को साथ मिलाकर रख देंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लेटिंग, कॉन्फ्लेटिंग कहाँ पढ़ा था हमने? कॉन्फ्लेटिंग, कॉन्फ्लेटिंग अथॉरिटी, जहां पे हमने डिस्टिंक्शन के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने कॉन्फ्लेटिंग अथॉरिटी के बारे में भी पढ़ा था। This distinction revealed that does not invariably command legitimacy. This can challenge. Nevertheless, conflating the two concepts can undermine democratic balance. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ से रिलेटेड है, नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का कोई रिस्क नहीं है। डिसेंट सप्रेस हो जाएगा, लोग जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि वो अग्री नहीं करते हैं, लोग अपना ऑपोजिशन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सप्रेशन ऑफ डिसेंट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, लेजिटिमेसी और अथॉरिटी की टेंशन की बात हो रही है, किसमें? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का कुछ नहीं पढ़ा, इलेक्टोरल फंडिंग का कुछ नहीं पढ़ा, डिजिटल गवर्नेंस एंड सर्विलेंस का हमने पढ़ा है। ये तीनों टर्म्स तो पैराग्राफ में कहीं थी ही नहीं, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं ये तो टर्म है। डिजिटल गवर्नेंस एंड सर्विलेंस, ये चीज हमने पढ़ी है ना, ये रहा कंटेम्प्रेरी डिबेट सराउंडिंग सर्विलेंस, डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। अब ऑथर की अल्टीमेट रिकमेंडेशन क्या है कि दोनों जो टर्म्स है उनके बीच में बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। अथॉरिटी शुड ओवरराइड ऐसी कुछ नहीं बोला, रिजेक्ट करने को नहीं बोला, बैलेंस मेंटेन करने को जरूर बोला है, हार्मोनाइज करने के लिए। देखो, मस्ट हार्मोनाइज इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है, दोनों चीजों को हार्मोनाइज करने की बात की गई है। कई बार की पॉइंट्स पकड़ के ही हम अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। rearrange the term to make a coherent paragraph, ठीक है। क्वेश्चन के हम पढ़ लेते हैं सारे। पहले ऑप्शंस, दिस मैकेनिज्म इंटीग्रल टू इकोलॉजिकल बैलेंस, ensures nutrient recycling within ecosystems, decomposes break down organic matter into simpler substances, these substances enrich over time accumulated biomass undergoes। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दीज वाला और दिस मैकेनिज्म वाले से पहले कुछ बात हुई होगी, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, तो हम ये दो ऑप्शंस को तो आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसके थ्रू जाते हैं, जो हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, दोनों में वन है लास्ट में, मतलब वन तो हो गया एंड,
हम अब ऐसे जाते हैं, पहले 4 पढ़ते हैं। Over time, accumulated biomass undergoes gradual decomposition. ठीक है, decomposers break down organic matter into simpler substances. These substances enrich the soil, promoting plant growth. अब देखो, यहाँ पे decomposition की बात हुई, फिर decomposers की बात हो रही है, मतलब कुछ कनेक्शन तो सही बन रहा है। और फिर यहाँ पे बात हुई सिंपलर सब्सटेंसेस की, और फिर आया दीज सब्सटेंसेस। तो दीज सब्सटेंसेस कब आएगा? जब पहले सब्सटेंसेस की बात हुई होगी। तो हमें ये भी पता चल गया कि 2 के बाद 3 है, ठीक है, और 4 और 2 भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमें मिल गया हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगा के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच रूलर्स एक्सप्लॉइट पब्लिक वेल्थ फॉर पर्सनल गेन। मतलब पब्लिक की वेल्थ लेकर अपना गेन कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? एक तरह से ये कह सकते हैं कि पब्लिक की वेल्थ को स्टील किया जा रहा है। स्टीलिंग से एक वर्ड याद आता है, क्लेप्टोमेनियक। क्लेप्टोमेनियक क्या होता है? जिसको क्या होती है? हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। ठीक है, हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। तो यहाँ पे क्लेप्टोक्रेसी हमारा आंसर है, क्योंकि रूलर्स क्या कर रहे हैं? पब्लिक की वेल्थ को अपने लिए यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरह से पब्लिक की वेल्थ को स्टील कर रहे हैं। ठीक है, हम बाकी टर्म्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? वो गवर्नेंस जिसमें क्या होता है? रूल बाय द रिच, मतलब जो रिच लोग हैं वो रूल करते हैं, रिच लोगों का रूल होता है। ठीक है, ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटो मतलब और प्लूटो मतलब भी क्या होता है? वेल्थ। ध्यान रखना, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, मतलब वन पर्सन का जो रूल होता है, वन पर्सन का जो रूल होता है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। और ब्यूरोक्रेसी किससे रिलेटेड है? ब्यूरो मतलब रिलेटेड है ऑफिस से। तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स। ठीक है, रूल बाय ऑफिशियल्स। और ऐसी और कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं? एक और होती है जो आप याद रख सकते हो, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है? रिलीजन वाली जो रूल होता है, मतलब रूल बाय कोई भी रिलीजियस ग्रुप जो रूल करता है, रिलीजियस लीडर्स, जैसे कि वेटिकन सिटी में है। ठीक है, पोप है ना वहां पे, तो वहां पे थियोक्रेसी है। ठीक है, और डेमोक्रेसी तो हम सबको पता है, रूल बाय द पीपल। ठीक है, तो प्लूटोक्रेसी जिसमें रिच लोग रूल करते हैं, ऑटोक्रेसी जिसमें वन पर्सन का ही रूल है, एब्सोल्यूट रूल है, क्लेप्टोक्रेसी जिसमें लोगों की वेल्थ को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करा जाता है, उस तरह के रूल को क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं, और ब्यूरोक्रेसी रूल बाय ऑफिशियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन डायरेक्ट स्पीच, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। शी सेड, वेयर हैव यू केप्ट द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। अब सेड है, सेड दैट मत कर देना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो शी आस्क्ड। ठीक है, तो सेड वाला ऑप्शन हटा दो सबसे पहले। वेयर हैव यू केप्ट, अब क्वेश्चन जब कन्वर्ट होगा ना, तो वेयर हैव यू नहीं रहेगा, वेयर यू हैव हो जाएगा। ठीक है, और वो यू है तो आई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शंस में आई गिवन है। तो शी आस्क्ड वेयर आई हैड केप्ट द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। क्या ये ऑप्शन ठीक है? आगे भी देख लेते हैं। शी आस्क्ड वेयर हैड आई, हैड आई मैंने बोला था ना, अगर हैड आई लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, बट ये तो किसी और को बता रहे हैं कि वो पूछ रही थी, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी। जब भी डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को, तो वो एक स्टेटमेंट बन जाती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो शी आस्क्ड वेयर आई हैड केप्ट द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रीअरेंजमेंट करना है। अगेन हम अपनी टेक्निक यूज करेंगे।
This necessitates strategic planning and institutional coherence. Policy reform frequently encounters bureaucratic inertia. Transparent dialogue can mitigate resistance and foster cooperation. Nevertheless, reform remains essential for systematic advancement. अब ये पता है दिस से शुरू नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्स ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। नेवरदलेस से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को भी हटा सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, 2413 एंड 3124। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मोर सुटेबल स्टार्टिंग क्या लग रही है। ट्रांसपेरेंट डायलॉग कैन मिटिगेट रेजिस्टेंस एंड फोस्टर कोऑपरेशन। इसमें हम ये नहीं समझ पा रहे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या बताना चाह रहे हैं, किससे रिलेटेड ट्रांसपेरेंट डायलॉग, किन लोगों के बीच में, ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो ये एक स्टार्टिंग सूटेबल बैठ नहीं रही है, तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्स ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, ये एक टर्म है कि पॉलिसी रिफॉर्म एनकाउंटर करती है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद नेवरदलेस रिफॉर्म रिमेन एसेंशियल फॉर सिस्टमैटिक एडवांसमेंट। रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, फिर से रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो 2 और 4 तो कनेक्टेड है। नेक्स्ट, दिस नेसेसिटेट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस। ये सिस्टमैटिक एडवांसमेंट किस लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है, ये हो सकता है। और फिर ट्रांसपेरेंट डायलॉग इस रेजिस्टेंस को खत्म कर सकता है, तो ये एकदम सूटेबल लग रहा है, हमने देख लिया अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले एलिमिनेट करो जो स्टार्टिंग नहीं हो सकते। हमेशा जब भी स्टार्टिंग अलग होगी ना, तो ट्राई करना एलिमिनेशन मेथड को, बहुत काम आता है, बहुत ऑप्शंस हट जाते हैं। और फिर जो बचे उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करना, मीनिंग ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपने फर्स्ट 2 फर्स्ट 3 भी ऑर्डर में लगा लिए तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। अब पैसिव टू एक्टिव के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव के भी आ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। द कमिटी माइट हैव रिवाइज्ड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ड्यूरिंग द सेशन। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमेशा याद रखना, इसमें क्या है, हैव V3, तो नेक्स्ट हो जाएगा हैव बीन प्लस V3। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क माइट रिवाइज गलत हो गया, माइट बी रिवाइज्ड गलत हो गया, might have been revised करेक्ट है, has been revised भी गलत है, क्योंकि might की बात हुई है ना, तो टोन तो नहीं बदल सकती सेंटेंस की, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच में है, हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द कंसल्टेंट रिमार्क दैट had the audit been conducted earlier the discrepancies would have been detected, ठीक है। Had the audit been conducted earlier, the discrepancies would have been detected. इसको convert करो, options देखो। If the audit was conducted earlier, the discrepancies would have been detected, said the consultant. If की तो बात नहीं हो रही ना, इसमें हमने तो had से बात करी है, तो if वाले ऑप्शंस को हम हटा देंगे, ठीक है। हम टोन और लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। Had the audit been conducted earlier, the discrepancies would have been detected. ठीक है, ये करेक्ट है। अब ये इसमें लिखा है had we conduct the, had के साथ पहली बात तो V3 आएगा, और कौन कंडक्ट करेगा इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है, ग्रामेटिकली भी और एलिमिनेशन से भी। Next question, one word substitution, a person who pretends to be someone else in order to deceive others, ठीक है, वो होता है imposter, जो कुछ और बन के दिखाता है और होता कुछ और है, that is an imposter, fraud, ठीक है। अब mimic, actor और spectator, कोई भी इवेंट हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, उसको देखने वाले लोग, व्यूअर्स जो उसको व्यू कर रहे हैं, वो होते हैं स्पेक्टेटर्स, ठीक है। वो कोई मैच हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई शो हो सकता है, उसको देखने वाले लोग स्पेक्टेटर्स। एक्टर
जो एक्टिंग करते हैं मूवीज में, प्लेज में, किसी भी चीज में एक्टिंग करने वाले, कैरेक्टर को प्ले करने वाले। मिमिक जो किसी और की एक्टिंग करके, मतलब किसी और का स्टाइल कॉपी करके एक्टिंग करते हैं, वो होते हैं मिमिक। किसी का कैरेक्टर को प्ले करने को मिमिक करना कहते हैं, ठीक है। किसी की नकल उतारने को मिमिक करना कहते हैं, और कोई रोल प्ले करने को कॉपी करना हो गया यहाँ पे, और ये हो गया रोल प्ले करना, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है मिमिक और एक्टर में, याद रखना इसमें डिफरेंस है। ओके, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। He said water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? ये है एक यूनिवर्सल लॉ। तो इसका जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो he said क्या हो जाएगा, he said that water boiled, गलत हो गया, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस एकदम करेक्ट। had boiled wrong, has boiled wrong। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ऐसे ही रहेगा। जैसे he said the sun rises in the east, he said that the sun rises in the east। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस पार्ट को चेंज करना है, इंप्रूव करना है। द कमिटी हैज बीन रिव्यूइंग द ड्राफ्ट पॉलिसी सिंस 4 days। इसमें क्या एरर है? मैंने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट बताया है, सिंस और फॉर वाला। जब भी एक पॉइंट ऑफ टाइम से बात होगी तो सिंस यूज होगा। जैसे कि सिंस 1981, सिंस संडे, ठीक है। बट जब भी एक ड्यूरेशन की बात होगी, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी, फॉर 7 hours, फॉर फ्यू डेज, तो क्या होगा, फॉर यूज होगा। अब यहाँ पे 4 days की बात हो रही है ना, इसलिए फॉर 4 days आएगा, ठीक है। अब करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। टर्म क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म जैसे मैं बोल रही हूँ वही स्पेलिंग है, यूटिलिटेरियनिज्म। ये है इसकी करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। Select the most appropriate synonym of the given word felicitous। felicitous का क्या मतलब होता है? पहले तो ऑप्शंस देख लो, ठीक है, अभी पिक्चर पे नहीं जाते। इनअप्रोप्रिएट, ऑकवर्ड, इनकॉन्ग्रुअस, सूटेबल। क्या ये तीनों वर्ड्स नेगेटिव नहीं है? क्या ये तीनों वर्ड्स सेम नहीं है? हैं, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर है सूटेबल। फेलिसिटस का मतलब होता है सूटेबल। जैसे इस पिक्चर से आप ये कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको पॉजिटिव फील कराए, सही वर्ड सही टाइम पे अप्रोप्रिएट जगह पे आपको अप्रोप्रिएट और कंफर्टेबल फील कराने वाली चीज होती है फेलिसिटस, ठीक है। अब हमने वर्ड देखा है तो हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिनोनिम्स। फेलिसिटस का क्या मतलब होता है? फिटिंग, जो सही जगह पर फिट हो रहा हो, ठीक है। फिर होता है एप्रोप्रिएट, ठीक है। और क्या होता है? पर्टिनेंट। पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। और अब हम इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, एक तो बहुत सिंपल है, इन सब के ऑपोजिट्स तो होंगे ही। और इसके अलावा इन एप्ट, इसी की शॉर्ट फॉर्म, और इन एप्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला था कंफर्टेबल, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑकवर्ड। फेलिसिटस का ऑपोजिट होगा
awkward, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है, और ये वर्ड्स तो है। इनकॉन्ग्रुअस भी क्या है, इसका एंटोनिम है। हमारा आंसर है सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलेटरी। डायलेटरी, ये पिक्चर देख के क्या लग रहा है, इस इंसान के पास बहुत काम है, बट important work can wait. He's not doing his work. He's procrastinating his work. I'll do later. ठीक है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं डायलेटरी। डायलेटरी का मतलब होता है इनएक्टिव बिहेवियर, या फिर लेजी, या फिर स्लगिश। तो हमारा सिनोनिम है यहाँ पर स्लगिश। और अगर हम बाकी तीन ऑप्शन देखें, एक्टिव, रिजोल्यूट और इमीडिएट, ये क्या है, इसके एंटोनियम्स हैं, ठीक है। इमीडिएट, एक्टिव, रेजोल्यूट। अब इसको ना याद रखने का तरीका है, डायलेटरी में लेट आ रहा है ना, इसको कनेक्ट करो लेट से। जो इंसान काम को लेट करता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, मतलब वो इंसान लेजी है, तो वो स्लगिश है, ठीक है। अब हम इसके, हमने कनेक्ट कर लिया, अब हम इसके जल्दी से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, डायलेटरी के सिनोनिम्स हैं लेजी, स्लगिश, ठीक है। और क्या हो सकता है, हमने यहाँ पे देखे हैं इनएक्टिव, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे एक्टिव, एंथुजियास्टिक, रिजोल्यूट, जो कि बहुत अपने काम को करने में एक्टिव हो, ठीक है। और जो अपने काम को कभी लेट ना करता हो, इमीडिएटली कर लेता हो, इमीडिएट। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, मैंने आपको टेक्निक बताई ना, डायलेटरी में लेट आ रहा है, लेट, लेट करने वाला, लेजी इंसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी डिलीवर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द प्रपोजल बट फेल्ड टू सब्सटैंशिएट हर क्लेम्स विद सफिशिएंट एविडेंसेस। क्या एरर है इसमें, शी डिलीवर्ड, कोई एरर नहीं है। अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द प्रपोजल, ठीक है। बट फेल टू सब्सटैंशिएट हर क्लेम्स, ठीक है। विद सफिशिएंट एविडेंसेस, ये है हमारा एरर। क्या एरर है इसमें, एविडेंसेस कोई वर्ड होता ही नहीं है। एविडेंस कौन सा वर्ड है जिसका कोई प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ कभी भी एस या ईएस नहीं आता है, एविडेंस रहता है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो, चाहे एक से ज्यादा एविडेंस हो। जैसे केटल का कोई प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। वैसे एविडेंस, शुगर, वाटर, आई हैव सफिशिएंट वाटर, आई हैव सफिशिएंट शुगर इन माई टी, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एक तो याद रखना हमेशा सफिशिएंट आता है, सफिशिएंट के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं आता है, और एविडेंस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसको दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, सफिशिएंट वर्ड के साथ भी देख सकते हो, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, और एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमारा एरर है एविडेंसेस, ठीक है, एविडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है होमोनिम का। अभी तक हमने जितनी भी शिफ्ट्स करी हैं उसमें हमने होमोनिम का क्वेश्चन जरूर देखा है, तो बहुत चांसेस हैं कि 2026 के सीजीएल एग्जाम में भी होमोनिम्स के क्वेश्चन जरूर आए, ठीक है। द बेसिलिका डोमिनेट्स द स्काईलाइन विद इट्स ऑर्नेट डोम्स। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है एक पुरानी बिल्डिंग की, क्रिश्चियन यूरोपियन आर्किटेक्चर टाइप की। ये क्या है, चर्च बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। चर्च की बिल्डिंग को कहते हैं बेसिलिका, चर्च बिल्डिंग, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन से में सेम है। होमोनिम क्या होता है, सेम वर्ड या फिर डिफरेंट
मीनिंग, ठीक है। सेम वर्ड होता है बट उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो हम देखते हैं कौन से में मीनिंग डिफरेंट आ रहा है। द हिस्टोरियन स्टडीड द आर्किटेक्चर ऑफ द एंशियंट बेसिलिका। ये तो बिल्डिंग की ही बात हो रही है, आर्किटेक्चर तो बिल्डिंग का होता है, तो ये तो सेम हो गया, गलत हो गया। टूरिस्ट गैदर्ड इनसाइड द ग्रैंड बेसिलिका एट सनसेट, अगेन बिल्डिंग में गैदर हुए, गलत हो गया। द शेफ गार्निश द डिश विद फ्रेशली चॉप्ड बेसिलिका, अब बिल्डिंग को चॉप तो नहीं कर सकते हैं, उससे गार्निशिंग भी नहीं हो सकती, मतलब ये किसी वेजिटेबल के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये होमोनिम हो गया। द choir performed hymns within the basilica hall, ये भी बिल्डिंग हो गई, ये भी गलत हो गया। आंसर हम ढूंढ चुके हैं ये, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।